Hey guys, this is A for Agriculture. हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब हर महादेव। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 यूनिट फर्स्ट का एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन जो हमारी यूनिट है उसका आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जो है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी कि हमारे पौधों को कौन कौन से प्लांट न्यूट्रिएंट्स के जरूरत होती है। अगली चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स मतलब कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। आगे बात हम करते हैं रोल ऑफ फंक्शन ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स। यानी कि एक तो हम ये बात करेंगे कि जो पर्टिकुलर कोई न्यूट्रिएंट है वह क्या काम करता है पौधे में, और उस पौधे के काम करने के बाद में हम ये भी देखेंगे कि अगर उस पौधे में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो हम उस न्यूट्रिएंट की कमी को एक तो कैसे पूरा कर सकते हैं, और अगली बात करें तो उसके क्या-क्या सिम्पटम्स पौधे में दिखाई देंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है पौधे के अंदर, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि उसमें पहले तो कि उसको कमी को पूरा कैसे किया जाए। सेकंड बात हम पहले ये भी देखेंगे कि भाई उस कमी से उस पौधे में क्या-क्या डिफरेंसेस मिले हैं हमें, जो कि एक हेल्दी पौधे के मुकाबले हम देखेंगे। आगे बात करेंगे हम इसकी टॉक्सिसिटी। अगर मान लीजिए एक तो ये चीज होती है कि उसकी कमी हो जाती है तो भी पौधा खराब हो जाता है, एक उसकी ज्यादा हो जाएगा, अगर एक्सेस अमाउंट हो जाएगा किसी भी न्यूट्रिएंट का तो भी पौधा खराब हो जाता है। यानी कि उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा, उसका रिप्रोडक्शन की रेट रुक जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा अगर किसी भी पौधे में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो दोस्तों पहली बात हम करते हैं व्हाट मेक्स अ न्यूट्रिएंट एसेंशियल। मतलब कि एक न्यूट्रिएंट को एसेंशियल क्या बनाता है। यहाँ पर है कि द एलिमेंट इज इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द न्यूट्रिशन ऑफ द प्लांट quite apart from its possible effects in correcting some unfavorable microbiological or chemical condition of the soil or other culture medium। यानी कि अगर हम एक बात देखें तो किसी भी चीज को एसेंशियल वह चीज बनाती है जो उस चीज से हम किसी भी, मान लीजिए आप खाना खाते हैं, खाना अगर आप नहीं खाएंगे तो आप जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो उसी तरीके से पौधे में भी क्या होता है कि अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे तो वह भी जिंदा नहीं रह सकता। नॉर्मल सी बात है। उसी तरीके से आज हम देखेंगे कि कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए एसेंशियल होते हैं हमारे पौधे के लिए, जिससे हम उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं और उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक क्राइटेरिया अ टोटल ऑफ ओनली 17 एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। यहाँ पर है कि जो 17 एलिमेंट्स होते हैं ओनली, कितने एलिमेंट्स, 17 एलिमेंट्स, वो ही ओनली पौधे के लिए एसेंशियल होते हैं, यानी कि उसके लिए वह जरूरी होते हैं, बाकी किसी भी एलिमेंट की उसे कोई जरूरत नहीं होती है। अब वो जो 17 एलिमेंट्स होते हैं वो किस लिए जरूरी होते हैं, वो उसकी फॉर द ग्रोथ एंड फुल डेवलपमेंट ऑफ हायर ग्रीन प्लांट्स, यानी कि उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, और उसकी हायर ग्रीन प्लांट्स यानी कि उसमें जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होने चाहिए, तभी तो वो जाके फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर मान लीजिए उसमें क्लोरोफिल की मात्रा ही नहीं होगी तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। तो क्लोरोफिल की जो अमाउंट होता है उसको भी डिसाइड करने का काम कौन करता है, न्यूट्रिएंट्स करते हैं। अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी तो क्लोरोफिल की भी कमी हो जाती है, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधा अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। उसी के आधार पर ये चीज बताई गई है। आगे हम बात करते हैं द थ्री रूल्स ऑफ एसेंशियलिटी। मतलब कि थ्री रूल्स क्या होते हैं एसेंशियलिटी के। तो यह सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यह जो थ्री रूल्स है वह किसने दिए। यह दिए आर्नोन एंड स्टाउट ने। कब दिए, 1939 को। कब दिए, 1939 को ये रूल्स दिए। और किसने दिए, आर्नोन एंड स्टाउट ने। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे हम बात करें
कि इसके रूल्स क्या क्या है। पहली बात तो ये कि ये किसने दिए, तो ये दिए आर्नोल्ड एंड स्टाउट ने। कब दिए? 1939 को। और एक बात और आपको बता दूं कि ये फर्स्ट में तो आर्नोल्ड एंड स्टाउट दोनों ने मिलके दिए, लेकिन 1954 में क्या किया कि जो आर्नोन था उसने थोड़े से इन रूल्स में और चेंजेस किए, और फिर जो कंप्लीट रूल्स जो इसने दिए वो दिए कब? इसने रीडिफाइंड किया इन रूल्स को। दे तो दिए थे इन्होंने 1939 में, लेकिन रीडिफाइंड कब किया? आर्नो ने स्टाउट ने 1954 में। बट रीडिफाइन ओनली किसने किया? आर्नोन ने किया। किसने किया? आर्नोन ने किया। फिर किसका रोल नहीं था 1954 में? स्टाउट का कोई रोल नहीं था। स्टाउट का रोल आया कब? 1939 में। और फिर आर्नोन के बाद और फिर 1954 में आर्नोन ने इन तीनों रूल्स को क्या किया? रीडिफाइंड किया। ठीक है। तो फर्स्ट रूल हम देखते हैं कि इनडिस्पेंसेबल फॉर लाइफ साइकिल, यानी कि लाइफ साइकिल के लिए इनडिस्पेंसेबल कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट होना चाहिए। मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी पौधे में अगर कमी हो जाती है, तो वह पौधा अपना ना तो रिप्रोडक्शन कर पाएगा, ना वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो जाती है तो पौधा जो होता है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। वो पौधा अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो पहला रूल तो हमारा हो जाता है ये चीज कि वह अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। अगली जो चीज है रिप्लेसेबल फंक्शन। रिप्लेसेबल फंक्शन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा भी कौन करेगा? नाइट्रोजन ही करेगा। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो हम पोटेशियम डाल के उसकी पूर्ति कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो नाइट्रोजन ही कंप्लीट करेगा उसकी उस पौधे में अपनी डेफिशिएंसी को। ठीक है। सेकंड चीज ये हो जाती है इररिप्लेसेबल फंक्शन। अगली जो चीज आती है वो आती है तीसरी चीज डायरेक्ट मेटाबॉलिक रोल। यानी कि इसमें यह है कि जो न्यूट्रिएंट अगर कमी हो जाती है तो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं कर पाता है पौधा। ठीक है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, जिससे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। और अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर पाएगा तो पौधा जिंदा भी नहीं रह सकता। नॉर्मल सी बात है। तो यही हमारे तीन रूल्स आते हैं। फर्स्ट रूल आ जाता है हमारा क्या? इनडिस्पेंसेबल फॉर लाइफ साइकिल। दूसरा रूल आ जाता है इररिप्लेसेबल फंक्शन। और तीसरा रूल आ जाता है डायरेक्ट मेटाबॉलिक रोल। ठीक है। अगली बात हम करते हैं द 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब हम ये देखेंगे कि 17 जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स बताए वो कौन कौन से बताए। ठीक है। तो पहला आ जाता है हमारा कार्बन। दूसरा है हाइड्रोजन। ठीक है। तीसरा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन डबल बार आ चुका है इसको। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट आ जाता है कार्बन, दूसरा आ जाता है हाइड्रोजन, और तीसरा आ जाता है ऑक्सीजन। चौथा आ जाता है नाइट्रोजन। अगला है फोस्फोरस, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सल्फर, आयरन, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकेल। ठीक है। अब ये कितने हुए देखते हैं चलो हम। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, 16 हो चुके हैं ये। तो अब यहाँ पर एक जो ये जो ब्लॉक है इसमें कोई और आना चाहिए था, तो वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा आना चाहिए था। तो ये कितने हो गए? 16 हो गए। लेकिन जो 17 जो हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है वो होता है मैग्नीज। क्या होता है? मैग्नीज। उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये रहा मैग्नीज। मैग्नीज होता है। ठीक है। और आपको एक और चीज बता दूं कि पहले जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट थे वो ओनली कितने थे? 16 थे। ठीक है। लेकिन 2009 के बाद में क्या हुआ कि निकेल जो है उसको भी ऐड कर दिया गया। किसको ऐड कर दिया गया? निकेल को भी ऐड कर दिया गया। किसमें? कौन सी लिस्ट में? सेवन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट में।
और आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर एग्जाम में आ जाता है कि 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स बताइए, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप ये चीज बताना चाहते हैं, तो अगर आप इस तरीके का डायग्राम या फ्लो चार्ट के रूप में अगर ये बनाकर आएंगे, मैं 110% आपको ये बोल सकता हूँ कि एग्जामिनर आपको एक भी नंबर उस जगह काट दे, तो ये मेरी गारंटी हो। आपको मैं कंफर्म बोल सकता हूँ, अगर ये जो डायग्राम आप चाहे कैसे भी बनाएं, आप जिस तरीके से यहाँ पर चाहे ये जो प्लांट आपको आप नहीं बना पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप बीच में एक सर्कल बनाकर एक प्लांट लिख दे चाहे आप यहाँ पर, ठीक है। बट मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये आप वहां पर बनाकर आते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। अगली चीज मैं देखता हूँ, अगली चीज आती है क्लासिफिकेशन फर्स्ट प्लांट न्यूट्रिएंट बेसिस ऑन क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी के जो बेस पर प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं ये हम देखेंगे। पहली चीज हमारी आ जाती है मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि वह न्यूट्रिएंट जो जिनकी कंसंट्रेशन प्लांट्स में कितनी होनी चाहिए, मोर देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम होनी चाहिए उसके ड्राई वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे अपन, मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट को भी दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट और दूसरा है हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हम बात करें, तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट में मेनली हमारे आ जाते हैं नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। कितने न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, तीन न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है नाइट्रोजन, दूसरा आ जाता है फोस्फोरस एंड थर्ड वन इज पोटेशियम, जो कि विच आर रिक्वायर्ड इन अ प्रॉपर रेशियो फॉर अ सक्सेसफुल क्रॉप, जो कि एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए, बैलेंस रेशियो में होना चाहिए सक्सेसफुल क्रॉप के लिए। अगली बात हम करते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट में। जो हमारी बात करें तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट के बाद में आते हैं हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट फर्स्ट होता है कैल्शियम, सेकेंड इज मैग्नीशियम एंड द थर्ड वन इज सल्फर, विच आर नोन एज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये तीन न्यूट्रिएंट तो हो गए हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट, और ये तीन न्यूट्रिएंट हो गए हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, ठीक है, समझ गए। अगली चीज हम बात करें फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट जिन्हें बोला जा सकता है, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो क्या करते हैं कि यहाँ पर है कि प्लांट न्यूट्रिएंट पार्टिसिपेटेड इन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट आर कॉल्ड एज फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट के स्ट्रक्चर में, मतलब कि उसको स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मेनली यूज होते हैं, समझ गए। तो उन वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ये तीन न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो फ्रेमवर्क न्यूट्रिएंट इन्हें बोला जाता है। अगली बात हम करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट में, ट्रेस न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट जिन्हें बोलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट तो क्या क्या हो जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो अगली बात करते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या होता है कि दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन कंसंट्रेशन ऑफ इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर ग्राम और लेस देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम, ठीक है, आर कोल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट। मतलब कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट टिश्यू में या तो 1 मिलीग्राम के बराबर होने चाहिए, ठीक है, या फिर उससे कम होने चाहिए, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट या ट्रेस न्यूट्रिएंट। अगली बात हम करते हैं कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन कंसंट्रेशन ऑफ 1 ppb, 1 ppb से कम, यानी कि यहाँ पर है 1 ppb से कम, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो 1 ppb से कम अगर प्लांट में अवेलेबल है, तो वो उन्हें बोला जाता है अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट, या फिर उनकी आवश्यकता, उनकी जो नीड होती है वह 1 ppb से कम होती है, ठीक है। जैसे कि मोलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे न्यूट्रिएंट क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। अगली बात हम करते हैं बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं कि दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय ऑल प्लांट्स बट कैन प्रोमोट प्लांट ग्रोथ एंड मे बी एसेंशियल फॉर सेवरल प्लांट स्पीशीज। मतलब कि वे रिक्वायर
नॉट रिक्वायर्ड बाय ऑल प्लांट्स, वो सभी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब कि उन ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स जिनकी हर एक पौधे को रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कैन प्रमोट प्लांट ग्रोथ एंड मे बी एसेंशियल फॉर सेवरल प्लांट स्पीसीज। यानी कि हर एक पौधे को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कुछ ऐसी स्पीशीज होती है पौधों की जिनको उन प्लांट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि इसके एग्जांपल हम देखते हैं तो फर्स्ट आ जाता है सोडियम, दूसरा है वेनेडियम, थर्ड वन इज सिलिकॉन एंड द फोर्थ वन इज कोबाल्ट। ठीक है, ये चारों न्यूट्रिएंट क्या आ जाते हैं, ये आ जाता है बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। फिर अगली बात करते हैं क्वेसी एसेंशियल एलिमेंट। सिलिकॉन इज कंसिडर्ड अ क्वेसी एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स बिकॉज its deficiency can cause various abnormalities with respect to plant growth and development। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो सिलिकॉन जो होता है वह बहुत से प्लांट्स में एक ऐसे न्यूट्रिएंट के रूप में काम में आता है जो क्या करता है कि उसकी बहुत सी एबनॉर्मेलिटीज को ठीक कर देता है। यानी कि उसकी कमी से होने वाली क्या होती है, जो एबनॉर्मेलिटीज आती है ना, उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक और अच्छे से, मतलब कि पौधे को और अच्छे से प्रोडक्शन कर पाए वो ऐसा बना देता है। ठीक है, दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एप्स्टीन 1999 में ये टर्म दी थी, एप्स्टीन एंड ब्लूम जो कि 2005 में। ओके, अगला जो हमारे बात करते हैं क्लासिफिकेशन टू। क्लासिफिकेशन टू जो आता है वह है ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सोइल एंड प्लांट्स। यानी कि मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये हमारा न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट ये यहाँ पर प्लांट है, तो और ये हमारी सोइल है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट इस प्लांट्स तक कैसे पहुंच रहा है, ये प्लांट तक कैसे पहुंच रहा है न्यूट्रिएंट, तो उसे बोला जाता है मोबिलिटी। तो वह, मतलब कि इसमें यह बताया गया है कि वह मोबिलिटी सोइल के थ्रू कर रहा है या प्लांट्स में भी मोबाइल है वो न्यूट्रिएंट, वो बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ है कि अ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी एंड फंक्शंस आर क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन इट्स एबिलिटी टू मूव। We assess this mobility in two key environments, the soil where the plant finds them and within the plant's own vascular system। यानी कि हम क्या करते हैं कि मोबिलिटी को दो तरीके से देखेंगे, एक तो सोइल में जहां पर क्या करेगा प्लांट उसे लेगा। ठीक है, ये सोइल है, तो प्लांट क्या करेगा यहीं से ही न्यूट्रिएंट को अपटेक करेगा। ठीक है, और अगली चीज आती है विद इन द प्लांट्स ओन वेस्कुलर सिस्टम। यानी कि प्लांट के जो ये वेस्कुलर सिस्टम्स है इनमें भी तो न्यूट्रिएंट मोबाइल होना चाहिए, तभी तो वो जाके पूरे प्लांट को पहुंचेगा। मान लीजिए सोइल से तो वो मोबाइल मोबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है, सोइल से वो ऊपर आया लेकिन यहाँ से वो ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो यहीं पे ही है, तो उससे पूरे प्लांट की ग्रोथ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, समझ गए। तो इसी तरीके से जो मोबिलिटी होनी चाहिए वो दोनों उसमें होनी चाहिए, सोइल में भी होनी चाहिए और प्लांट में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं मोबिलिटी इन द सोइल, द जर्नी टू द रूट। ठीक है, तो इसमें भी फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारी मोबाइल न्यूट्रिएंट। मोबाइल न्यूट्रिएंट जो कि सोइल में मोबाइल है, यानी कि सोइल में मोबिलिटी अपनी शो करते हैं, वह कौन कौन से हैं। हाईली सोल्यूबल एंड आर नॉट एब्सॉर्ब ऑन क्ले कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके एग्जांपल आ जाते हैं नाइट्रेट, सल्फेट, ब्यूरिक एसिड, क्लोरीन एंड मैग्नीज। ठीक है, कैटेगरी टू जो हमारी आ जाती है वो आ जाती है लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स। तो लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स सोल्यूबल बट दे आर एब्सॉर्ब ऑन क्ले कॉम्प्लेक्सेस, सो देयर मोबिलिटी इज रिड्यूस्ड। ठीक है, इसके एग्जांपल आ जाते हैं NH4, के प्लस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर। ठीक है, कैटेगरी थर्ड हमारी बात करें इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट आयंस आर हाईली रिएक्टिव एंड गेट फिक्स्ड इन द सोइल। तो इसके एग्जांपल आ जाते हैं HPPO4 2 माइनस, H2PO4 माइनस एंड Zn2 प्लस, यानी कि जिंक। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी आ जाती है हमारी जो कि सोइल में मोबिलिटी शो करती है। ठीक है, अगली बात हम करते हैं मोबिलिटी विद इन द प्लांट फ्रॉम सोर्स टू सिंक। यानी कि प्लांट में जो है वो मोबिलिटी दिखाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फोर टाइप्स ऑफ मोबिलिटी होती है प्लांट में। हाईली मोबाइल होते हैं, एक तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं प्लांट के बेस पे। ठीक है, किसके बेस पे, प्लांट के बेस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हाईली मोबाइल इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम।
दूसरा है मॉडरेटली मोबाइल, यानी कि जो कि हाईली से मतलब कि इतना ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा कम, तो वो आ जाता है जिंक। फिर लेस मोबिलिटी में आ जाता है हमारे सल्फर, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, कॉपर। और फिर इमोबाइल, इमोबाइल कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम और बोरोन। ठीक है, अगली बात करते हैं इनसाइड कॉल आउट। यहाँ पर एक छोटा सा दे रखा है कि दिस एक्सप्लेन्स व्हाई डेफिशिएंसी सिम्टम्स फॉर मोबाइल न्यूट्रिएंट्स अपीयर ऑन ओल्डर लीव्स while symptoms for immobile nutrient appear on new growth। मतलब कि इसका सीधा सा मतलब आप ये समझो कि अगर प्लांट जो मोबिलिटी है, ठीक है, इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कैल्शियम और बोरोन। तो इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी दिखेगी वो कहाँ पर दिखेगी, वो ऐसी जगह दिखेगी जहां पर वो बस ओनली वो मोबिलिटी शो ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनकी वो भी वहीं पे ही दिखेगी जहां पर वो बैठे हुए हैं। और जैसे कि मान लीजिए कोई हाईली मोबाइल है, यानी कि वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर जा सकता है, तो उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी कहाँ दिखेंगे, यहाँ दिखेंगे। समझ गए, यानी कि जितना वो मोबिलिटी होगी उसके हिसाब से उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखेंगे आपको। अगली बात हम करते हैं कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ कहाँ दिखते हैं। तो ये इससे तो चलो आप समझ पाओ या नहीं पाओ, क्योंकि आपकी बुक में ये जो डायग्राम है ये बना हुआ है, इससे आप बोरोन के ये जो है यहाँ पर है, ये सब चीजें मैं मानता हूँ कि ओल्ड न्यूज में किसके दिखते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, ये सब चीजें आप इसमें से भी देख सकते हैं। बट अगला जो मैं आपको एक टेबल बता रहा हूँ उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो अगली टेबल हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड प्लांट। तो इसमें साफ साफ है कि ऑन ओल्ड लीव्स, ऑन ओल्ड लीव्स यानी कि पुरानी पत्तियों पर किस किस के सिम्टम्स दिखते हैं डेफिशिएंसी के। फर्स्ट है हमारा नाइट्रोजन के, दूसरा है फास्फोरस के, तीसरा है पोटेशियम के, चौथा है मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ठीक है, ये सब हमने देख लिया कि इनके कहाँ कहाँ दिखते हैं। इनके दिखते हैं कहाँ पर, ओल्ड लीव्स पर, यानी कि पुरानी पत्तियों पर। ठीक है, बट अब इनमें से और इसको क्लासिफाई किया गया हो है इस टेबल में कि विद डेड स्पॉट्स, यानी कि डेड स्पॉट्स के साथ में किस किस के न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखेंगे प्लांट में। तो डेड स्पॉट के साथ किस किस के दिखेंगे, इसमें से दिखेंगे एक तो पोटेशियम के और एक दिखेंगे मोलिब्डेनम के। ठीक है, तो इन दोनों के तो डेड स्पॉट के साथ दिखेंगे प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम। और ओल्ड, ये ओल्ड लीव्स की बात हो रही है, ठीक है, ये यहीं से क्लासिफाई हुआ है ओल्ड लीव्स से ही। और ओल्ड लीव्स की बात करें यानी कि पुरानी पत्तियों की बात करें, तो विदाउट डेड स्पॉट यानी कि बिना डेड स्पॉट के किस किस के सिम्टम्स दिखेंगे, एक तो दिखेंगे नाइट्रोजन के, फास्फोरस के और मैग्नीशियम के। ठीक है, ये बात होगी। अब इसमें भी इन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि जो मैग्नीशियम है उसकी वेन्स कैसी हो जाएगी, उसकी वेन्स हो जाएगी ग्रीन। जो प्लांट की जो पत्तियां होती है उसमें जो वेन्स होती है उसकी वेन्स कैसी हो जाएगी, मैग्नीशियम की ग्रीन हो जाएगी। बट नाइट्रोजन की वेन्स कैसी हो जाएगी, नाइट्रोजन की वेन्स हो जाएगी येलो। समझ गए, यानी कि मैं आपको सीधा सीधा ये समझाना चाह रहा हूं कि ओल्ड लीव्स पे तो किस किस के सिम्टम्स दिख रहे हैं, ओल्ड लीव्स पे यानी कि पुरानी पत्तियों पर तो एक तो नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के और मोलिब्डेनम के। ठीक है, ये बात समझ गए। अगली बात हम करें कि डेड स्पॉट के साथ किस किस के दिख रहे हैं, इन पांच में से, इन पांच में से डेड स्पॉट के साथ दिख रहे हैं पोटेशियम के और मोलिब्डेनम के। ठीक है, और विदाउट डेड स्पॉट के किस 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 के दिख रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम के। ठीक है, ये भी बात समझ गए। बट अब इसमें भी एक और चीज इन्होंने क्लासिफाई कर दी कि जो जब इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिख रहे हैं हमें, तो वेन्स जब ग्रीन हो जाती है तो वह डेफिशिएंसी सिम्टम होगा किसका, मैग्नीशियम का। और जब वेन्स अगर प्लांट की येलो हो जाती है तो वह डेफिशिएंसी सिम्टम होगा नाइट्रोजन का। समझ गए ये बात। अगली बात हम करते हैं न्यू लीव्स की, यानी कि नई पत्तियों पर किसके डेफिशिएंसी सिम्टम दिखते हैं। तो नई पत्तियों पर किस किस के दिखते हैं, सल्फर के, आयरन के, मैग्नीज के, कॉपर के एंड क्लोरीन के। ये बात समझ में आ गई, किस किस के दिखेंगे नई पत्तियों पर, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और क्लोरीन। और वही हम बात करें, इसमें क्लासिफाई किया गया है कि वेंस ग्रीन किसकी डेफिशिएंसी से होगी और वेंस येलो किसकी डेफिशिएंसी से होगी।
ठीक है। तो ग्रीन किसकी डेफिशिएंसी से होगी? आयरन और मैग्नीज की। और येलो किसकी डेफिशिएंसी से? सल्फर, कॉपर और क्लोरीन की डेफिशिएंसी से। समझ गए बच्चों? तो ये चीजें हमारी हो गई। क्या क्या क्लियर हो गया हमारा? एक तो ओल्ड लीव्स क्लियर होगी और एक क्लियर हो गया हमारा न्यू लीव्स। ठीक है। आगे हम बात करें ऑन द मिडल पार्ट ऑफ प्लांट। तो मिडल पार्ट में किस किस के दिखेंगे? मिडल पार्ट में हमारे दिखेंगे जिंक के। ठीक है। और इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। आगे हम बात करें ऑन द टॉप पार्ट ऑफ प्लांट, तो क्या किस किस के दिखेंगे? कैल्शियम और बोरोन के। समझ गए? और मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स अगर आपसे पूछ लिए जाए एग्जाम में, अगर आप ये बनाकर आ गए, ये जो पूरा आपको जो फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है, ये अगर आप बनाकर आ गए, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ कि आपके 95 तो छोड़ो, आप 100 मार्क्स भी ले आओगे अगर इस तरीके से पेपर करके आओगे वहां पर। ठीक है। तो ये आप जरूर इंश्योर करें कि आप इसको बिल्कुल एक तरीके से सब कुछ याद करके जाएं इसमें, कि ओल्ड ड्यूज पर किसके दिख रहे हैं, ओल्ड ड्यूज के अंदर भी डेड स्पॉट के साथ किसके दिख रहे हैं, विदाउट डेड स्पॉट के साथ किसके दिख रहे हैं, और उसके अंदर भी वेन्स ग्रीन किस में हो रही है और येलो किस में हो रही है। ये सब चीजें आप इसमें जब डिनोट कर दोगे वहां पर, तो कंफर्म आपको, जहां मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, 10 में से 10 नहीं, वो 11 नंबर भी देने को तैयार हो जाएगा। ठीक है। अगली बात करते हैं बच्चों, न्यूट्रिएंट फंक्शंस डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। ठीक है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखेंगे अपन। फर्स्ट में हम चलो मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ। फर्स्ट में हम देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का फंक्शन, कि वो क्या फंक्शन क्या करता है प्लांट में, यानी कि वो कौन कौन से काम करता है जिससे वो जरूरी हो जाता है उस प्लांट के लिए। ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे डेफिशिएंसी। अगर मान लीजिए उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, उसकी कमी हो जाती है अगर किसी भी प्लांट में, तो वह क्या शो करता है, वो प्लांट में कैसे कैसे चेंजेस शो करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगली बात है, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, अगर मान लीजिए उसकी टॉक्सिसिटी हो गई, उसको बहुत ज्यादा वो आपने दे दिया उसको, तो फिर बाद में वो कैसे अपने सिम्टम्स दिखाएगा प्लांट में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके? सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी न्यूट्रिएंट की। प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट पहली बात तो किस में आते हैं, अभी पिछली बार क्लासिफाई किस में होते हैं? ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट में। किस में होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट में। मैक्रोन्यूट्रिएंट में दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, एक तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट और एक क्या आते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को पढ़ा जाता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला है नाइट्रोजन, द आर्किटेक्ट ऑफ ग्रोथ, यानी कि नाइट्रोजन ही ग्रोथ करता है प्लांट में, आप सीधी बात ये समझ लो। चलो अगली बात हम करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शंस की बात करें, कंपोनेंट ऑफ एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। मैं आपको बता दूं कि जो नाइट्रोजन होता है, वो एक तो जो क्लोरोफिल होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, आरएनए, और बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स जिनकी जो क्या है कि उनके फॉर्मेशन में क्या काम आता है, उनके फॉर्मेशन में काम आता है नाइट्रोजन। ठीक है। तो उनके फॉर्मेशन में जब ये नाइट्रोजन काम आएगा, तो एक तरीके से आप ये चीज समझिए कि प्लांट्स में कितने एमिनो एसिड्स यूज होते होंगे, कितने एंजाइम्स यूज होते होंगे, तो वो सभी किससे रेगुलेट हो रहे हैं? वो सभी रेगुलेट हो रहे हैं नाइट्रोजन से। तो यानी कि नाइट्रोजन एक बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट माना जाता है। ठीक है। अगली बात हम करें कि नाइट्रोजन जो होता है वह फॉस्फोरस और पोटेशियम जो होता है, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, मतलब कि अगर नाइट्रोजन बैलेंस तरीके में है किसी भी पौधे में, तो फॉस्फोरस और पोटेशियम भी बैलेंस तरीके से उसमें आ सकता है। बट अगर मान लीजिए आप पोटेशियम पोटेशियम देना चाहें और फॉस्फोरस फॉस्फोरस देना चाहें, तो वह, अगर नाइट्रोजन उस पौधे में नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसको अच्छे से नहीं दे पाएंगे, यानी कि अच्छे से आप उसमें वर्क नहीं कर पाएंगे इस नाइट्रोजन के बिना। मैं आपको सीधी बात ये समझा दूं। ठीक है। अगली बात हम करें,
सेकंड जो इसकी चीज है, पार्ट ऑफ क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस, अभी मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल का पार्ट होता है ये। तो क्लोरोफिल का पार्ट होता है, यानी कि अगर क्लोरोफिल का पार्ट है, क्लोरोफिल अगर मानो कि नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्लोरोफिल अच्छे से नहीं बनेंगे, तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी। तो इसका जो थर्ड फंक्शन आता है वो आता है प्रोमोट्स वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है। और आपको एक और बता दूं कि जितने भी फोडर क्रॉप होती है, ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा, मतलब कि उसके जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फोडर क्रॉप की, उसमें ये इंक्रीज करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके गुणों को ये वृद्धि करता है। ठीक है। उनमें ये प्रोटीन बढ़ाता है, यानी कि फोडर क्रॉप्स में ये प्रोटीन प्रोटीन की जितनी भी अमाउंट होती है उसको इंक्रीज करता है। आगे हम बात करें कि जितने भी, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सीड्स हो गए तो उन सीड्स में जो है वो अंदर का जो फॉर्म, जो अंदर का जो उनका दाने का जो अंदर जितना भी, जैसे कि मान लीजिए उसके अंदर कुछ भी, जैसे एक तरीके से मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसा सीड है मान लीजिए, तो वो सीड के अंदर जितना भी जो भी मटेरियल होता है ना, वह कौन फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, वह जिम्मेदार होता है हमारा नाइट्रोजन। ठीक है। और अगली बात हम करते हैं डेफिशिएंसी की। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी प्लांट में हो जाती है तो वह कैसा हो जाता है? येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स, ओल्डर लीव्स यानी कि पुरानी पत्तियां कैसी हो जाती है? येलोइंग यानी कि पीली पड़ जाती है। ये जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये तो है हमारा हेल्दी पौधा, और ये है हमारा डेफिशिएंट पौधा, जो कि किससे डेफिशिएंट है? नाइट्रोजन से। ठीक है, समझ गए। फिर बात करते हैं स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब है कि मतलब बोनी हो रह जाता है पौधा, मतलब कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो वो एक तरीके से बोना रह जाता है। फिर बात करते हैं कि पुअर टेलरिंग इन सीरियल्स, यानी कि जो सीरियल्स क्रॉप होती है, जैसे गन्ना हो गया, गेहूं हो गया। गेहूं एक तरीके से सीरियल्स क्रॉप में नहीं आता है, बट बता रहा हूँ, गन्ना हो गया, जौ हो गया, और सॉरी गेहूं हो गया, जौ हो गया, उनमें ये क्या करता है, जो भी उसके टिलरिंग्स होती है उनमें ये फॉर्मेशन में काम करता है। तो इसलिए अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो पुअर टिलरिंग हो जाएगी, यानी कि टिलरिंग अच्छे से नहीं बनेगी सीरियल्स की। ठीक है। अगली बात करते हैं, अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है हमारी क्रॉप में, तो क्या होगा? अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है तो एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। या मान लीजिए जहां पर हमारा पौधा ओनली 1 मीटर तक ग्रो करने वाला था, वो ग्रो कर रहा है 5 मीटर तक, तो क्या होगा? 5 मीटर तक ग्रो कर रहा है, तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। 5 मीटर तक ग्रो कर रहा है तो वो क्या होगा? लोजिंग हो जाएगी उसकी। लोजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके ये पौधे ऐसे लगे हुए हैं, और यहाँ से जब तेज हवा चलेगी तो वह पौधे एक तरीके से ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होने से वह पौधे डायरेक्ट नीचे गिर जाएंगे, वह नीचे गिर जाएंगे हवा के कारण। ठीक है। अगर वो प्रॉपर उसकी हाइट में होंगे तो वह खुद को संभाल लेंगे, बट बिना वो उसके क्या बोलते हैं, ज्यादा नाइट्रोजन के क्या होता है, उनमें लोजिंग की दिक्कत आ जाती है। ठीक है। अगली बात हम करते हैं कि डिलेड फ्लावरिंग, जो फ्लावरिंग होती है वो डिले हो जाती है नाइट्रोजन की अधिकता, यानी कि उसकी एक्सेस हो जाती है, तो फिर फ्लावरिंग डिले हो जाती है। ठीक है। और पौधे बौने रह जाते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि जितने भी फ्रूट वाले क्रॉप्स होती है, तो उनके फ्रूट्स नीचे गिरने लग जाते हैं, और प्रोटीन परसेंटेज कम हो जाता है नाइट्रोजन की कमी से। आगे बात हम करते हैं फॉस्फोरस, द प्लांट एनर्जी करेंसी। तो फॉस्फोरस की बात हम करें तो फंक्शंस इसके देखते हैं। पहले एनर्जी ट्रांसफर, एटीपी और एडीपी, ये एनर्जी ट्रांसफर करता है, सबको पता है। रूट डेवलपमेंट के काम आता है, रूट डेवलपमेंट होगी इससे। ठीक है। अर्ली मेच्योरिटी एंड सीड फॉर्मेशन, यानी कि मेच्योरिटी जल्दी आती है पौधे की, और सीड फॉर्मेशन अच्छा होता है। ठीक है। अगली बात करते हैं, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है फॉस्फोरस की तो क्या होता है? पर्पलिंग ऑफ लीव्स, ये आप देख रहे हैं पर्पल हो चुकी है लीव्स पूरी। ठीक है। पुअर रूट ग्रोथ, अगर मान लीजिए फंक्शन ही इसका रूट डेवलपमेंट है, तो अगर मान लीजिए इसकी कमी हो जाएगी तो रूट ग्रोथ भी कैसी हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। फ्लावरिंग डिले हो जाती है इसकी कमी से, और फ्लावरिंग डिले नाइट्रोजन की जब बढ़ जाता है, नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है तो फ्लावरिंग डिले होती है, और इसमें फॉस्फोरस अगर कम हो जाता है तो फ्लावरिंग डिले हो जाती है। टॉक्सिसिटी से क्या होता है, यानी कि इसकी जो बढ़ जाती है, जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उससे क्या होता है? जिंक और आयरन की डेफिशिएंसी
होने लग जाती है। ठीक है, अगली बात हम करते हैं। और मैं आपको बच्चों बता दूं, ये मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ फंक्शंस वगैरह, आप ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा एग्जाम में लिख लिख कर आ जाओ कि हाँ सर ने शॉर्ट में बताया था, इससे ही हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपको जो आपकी बुक में है मैं उसका शॉर्ट तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ और अच्छे से समझा रहा हूँ। तो इसको समझ के आपको एग्जाम में बुक की लैंग्वेज ही लिखना है ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल सके। अगली बात हम करते हैं पोटेशियम की, द यूनिवर्सल रेगुलेटर। तो इसके फंक्शन होते हैं एंजाइम एक्टिवेशन, जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका एक्टिवेट कौन करता है, पोटेशियम करता है। वाटर बैलेंस एंड स्टोमेटल मूवमेंट, मतलब कि जितना भी वाटर बैलेंस करता है, मतलब कि जितना भी वाटर अपटेक कर रहा है पौधा, तो उसका बैलेंसिंग कौन करेगा, उसका बैलेंस करेगा पोटेशियम। स्टोमेटल मूवमेंट, यानी कि जितने भी जो ये यहाँ पर स्टोमेटा होते हैं लीव्स के अंदर, उनका मूवमेंट का रेगुलेशन कौन करता है, पोटेशियम करता है। ठीक है, इम्प्रूव डिजीज रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट को कौन इम्प्रूव करता है, पोटेशियम करता है। ठीक है, अगली बात हम करते हैं डेफिशिएंसी की। तो येलोइंग एंड स्corching ऑफ लीफ मार्जिन, मतलब कि एक तो लीफ कैसी हो जाएगी, येलो हो जाएगी, ये आपको दिख रही है। सेकंड चीज है स्corching ऑफ लीफ मार्जिन, जितने भी लीफ मार्जिन होते हैं यानी कि जो लीफ के किनारे होते हैं, ये जो किनारे दिख रही है आपको, ये कैसी हो चुकी है, ये ऐसी झुर्रीदार हो चुकी है, स्corching टाइप्स हो चुकी है, तो वो चीज हो जाती है। वीक स्टेम्स, यानी कि जो तना होता है पौधे का, ये जो यहाँ पर ये तो ये वो लगा हुआ है, तो ये जो तने होते हैं वो मतलब कि वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। पुअर ग्रेन फिलिंग, यानी कि उसके जो जितने भी ग्रेन्स होते हैं वो उनकी फिलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। और अगर टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो इंड्यूसेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है अगर पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा। अगली बात हम करते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की। अभी हमने क्या पढ़े, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में हम देखते हैं, फर्स्ट आता है हमारा कैल्शियम, द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन। ठीक है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसके फंक्शन होता है पहला सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी कि जितने भी सेल वॉल होती है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, कैल्शियम करता है। दूसरी चीज है रूट एंड शूट टिप ग्रोथ, यानी कि शूट टिप, ये जो शूट टिप है उसकी ग्रोथ के लिए कौन इसका रेगुलेशन कौन करेगा, इसका रेगुलेशन करेगा कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो कहाँ पर इफेक्ट आएगा, यहाँ पर एपिकल बड पे। ठीक है, और रूट एंड टू शूट टिप ग्रोथ। ठीक है, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, जितनी भी मेम्ब्रेन होती है पौधे की वो स्टेबिलिटी कौन करेगा, कैल्शियम करेगा। फिर डेफिशिएंसी से क्या होता है, डेथ ऑफ ग्रोइंग पॉइंट्स, यानी कि जितने भी ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, जो बढ़ने वाले जो पॉइंट्स होते हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ से ये पौधा उग चुका है, ठीक है, बट यहाँ से अब पौधा बढ़ेगा, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी इसकी, जैसे कि यहाँ पर ये हो रखी। ठीक है, ब्लोजम एंड रोट, ये जो टोमेटो में एक डिजीज होती है उसका मतलब कि कैल्शियम की कमी से होती है टोमेटो में। कौन सा डिजीज होती है, कौन सा रोग हो जाता है टोमेटो में, ब्लोजम एंड रोट। ठीक है, किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। फिर आता है रूट टिप डैमेज, उसकी कमी से क्या हो जाता है, रूट टिप, ये जो रूट, ये तो है शूट टिप, और रूट टिप यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारी रूट्स निकली हुई है, तो ये जो उसका टिप होगा वो कमजोर हो जाएगा और या फिर नष्ट हो जाएगा या फिर खराब हो जाएगा। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी क्या होता है, रिड्यूसेस मैग्नीशियम पोटेशियम अपटेक, यानी कि अगर कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी, कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, तो मैग्नीशियम और पोटेशियम अपटेक में प्रॉब्लम आने लग जाएगी पौधे के अंदर। अगली बात हम करते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम तो हर्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फंक्शंस क्या होते हैं, सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम कौन होता है, मैग्नीशियम होता है। एंजाइम एक्टिवेटर, मैग्नीशियम। ठीक है, फोस्फेट मेटाबॉलिज्म, फोस्फेट का मेटाबॉलिज्म कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। समझ गए। फिर डेफिशिएंसी की बात करें, इंटरवेनल क्लोरोसिस इन ओल्डर लीव्स, यानी कि जितनी भी ओल्डर लीव्स होती है अगर इसकी कमी हो जाती है तो इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है। ये आपको दिख रहा है इंटरवेनल क्लोरोसिस। अगली बात करें प्री मेच्योर लीफ फॉल, यानी कि लीफ फॉल हो जाती है, लीफ गिर जाती है मेच्योरेशन से पहले ही। ठीक है, अगर इसकी कमी है तो। टॉक्सिसिटी अफेक्ट्स कैल्शियम अपटेक, यानी कि कैल्शियम अपटेक को अफेक्ट करता है कौन, मैग्नीशियम, अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो। आगे बात करते हैं सल्फर द प्रोटीन सिंथेसाइजर। फर्स्ट चीज है कंपोनेंट ऑफ एमिनो एसिड्स, सिस्टीन और मेथियोनिन, इसका कंपोनेंट कौन होता है, सल्फर।
सेकंड चीज है सल्फर किसके लिए फॉर्मेशन के लिए वो करते हैं, मेनली किसके लिए यूज होता है, ऑयल फॉर्मेशन में काम आता है इसका। इम्प्रूव प्रोटीन क्वालिटी, प्रोटीन क्वालिटी कौन इम्प्रूव करता है, सल्फर। ठीक है। फिर डेफिशिएंसी आती है येलोइंग ऑफ यंग लीव्स, यानी कि यंग लीव्स जो होती है हमारी, जो मेन लीव्स होती है, जो यंग लीव होती है वो येलो हो जाती है, ये जैसे कि इसमें येलो हो रखी है। ठीक है। थिन स्टेम्स, स्टेम जो हमारा तना होता है पौधे का वो पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। फिर अगली चीज आती है पुअर नोड्यूलेशन इन लेग्यूम। नोड्यूलेशन जो हमारी जितने भी लेग्यूम क्रॉप होती है उनमें नोड्यूलेशन होता है, जिनसे क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंथेसिस, स्थिरीकरण जिसे बोलते हैं वो होता है। तो उसमें ये क्या होता है कि अच्छे से इम्प्रूव नहीं हो पाती है और पुअर हो जाता है, यानी कि कमजोर हो जाता है। अगली बात हम करते हैं लीफ स्कोर्चिंग। इसकी टॉक्सिसिटी से क्या हो जाता है, लीफ स्कोर्चिंग। ठीक है। अगला है द सोलोइस्ट एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमने पहले बात की किसकी, मैक्रोन्यूट्रिएंट की, अब बात करेंगे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट की आप एक तरीके से देखें तो जहां हमको मैक्रोन्यूट्रिएंट की इतनी जरूरत है, वहीं हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की इतनी सी जरूरत होती है। ठीक है, पौधे के अंदर। तो देखते हैं, पहला है बोरोन द रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट। फर्स्ट चीज इसका फंक्शन आ जाता है सेल वॉल फॉर्मेशन, शुगर ट्रांसपोर्ट, पोलिनेशन एंड सीड सेटिंग। ठीक है, ये समझ गए। डेफिशिएंसी से क्या क्या चीजें होती है, डेथ ऑफ ग्रोइंग पॉइंट्स, जो जितने भी ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। होलो स्टेम एक डिजीज होती है जो कि कॉलीफ्लावर में होती है। ठीक है, किसकी कमी से होगी, वो होगी हमारे बोरोन की कमी से। ठीक है। फिर अगली चीज आती है फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग ये आपको दिख रही है, फ्रूट क्रैकिंग, ये फ्रूट क्रैकिंग हो चुकी है। ये जो फ्रूट क्रैक हो जाते हैं, मतलब कि फ्रूट क्रैक हो जाते हैं किसकी कमी से, बोरोन की कमी से। अगली बात हम करते हैं टॉक्सिसिटी, लीफ टिप एंड मार्जिन बर्न। जितनी भी लीफ की टिप्स होती है और मार्जिन्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो जल जाते हैं, एक तरीके से ऐसा लगता है कि वो जल चुके हैं। फिर बात करते हैं येलोइंग आ जाती है, टॉक्सिसिटी से येलो हो जाती है जितनी भी लीव्स होती है। अगली बात करें आयरन द कैटलिस्ट फॉर ग्रीन। तो इसमें जो फंक्शन होता है पहला वो होता है क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल सिंथेसिस का काम कौन करता है, आयरन करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, आयरन करता है। फिर डेफिशिएंसी क्या क्या होगी, इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ यंग लीव्स। यंग लीव्स यानी कि नई पत्तियां जितनी भी होती हैं उनकी इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाती है और बिल्कुल ऐसे, मतलब कि सफेद हो जाती है पत्तियां, ऐसे पीली पड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि मेन बात है क्लोरोफिल सिंथेसिस कौन करता है, आयरन करता है। तो जब इनमें क्लोरोफिल ही नहीं बचेगा, इसकी कमी हो जाएगी, तो आयरन ही जब कम हो जाएगा तो क्लोरोफिल का सिंथेसिस भी नहीं होगा। ठीक है। अगली बात करते हैं डेफिशिएंसी, लीव्स बिकम वाइट। ये वाइट हो चुकी है। ठीक है। टॉक्सिसिटी से क्या होता है, ब्रोंजिंग ऑफ लीव्स। जितनी भी लीव्स होती है उनकी ब्रोंजिंग हो जाती है और रूट डैमेज हो जाती है, किससे, आयरन की टॉक्सिसिटी से। अगली बात करते हैं मैग्नीज द एंजाइम एक्टिवेटर। एंजाइम एक्टिवेटर फंक्शन फोटोसिंथेसिस। दूसरा है एंजाइम एक्टिवेशन, यानी कि एक तो फंक्शन इसके क्या क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस में काम आता है, एंजाइम एक्टिवेशन में काम आता है और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम आता है। ठीक है। डेफिशिएंसी क्या क्या होती है, इंटरवेनल क्लोरोसिस विद ब्राउन स्पॉट्स। ठीक है, जो आयरन था उसमें तो इंटरवेनल क्लोरोसिस हुई थी कहाँ पर, यंग लीव्स में, लेकिन इसमें इंटरवेनल क्लोरोसिस जो होती है वो किसी भी पत्ती पर ब्राउन स्पॉट्स के रूप में देखी जा सकती है। किसके रूप में, ब्राउन स्पॉट्स, ये आपको दिख रहे हैं ब्राउन स्पॉट्स, इस तरीके से हो जाती है। ठीक है। ग्रे स्पेक एक डिजीज होती है जो कि किसमें होती है, ओट्स में होती है। ठीक है। अगली बात करते हैं टॉक्सिसिटी से क्या होता है, ब्राउन स्पॉट्स ऑन लीव्स। ये मतलब कि ब्राउन स्पॉट्स दिख जाते हैं लीव्स के अंदर। और लीफ क्रिंकलिंग, मतलब कि लीफ जो होती है वो बिल्कुल एक तरीके से ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मुरझाई हुई हो जाती है। ठीक है। अगली बात हम करते हैं जिंक की, द ग्रोथ प्रोमोटर। ग्रोथ प्रोमोटर फंक्शन ऑक्सीजन सिंथेसिस। ऑक्सीजन सिंथेसिस का काम कौन करता है, जिंक करता है। एंजाइम एक्टिवेशन कौन करता है, जिंक। प्रोटीन सिंथेसिस भी जिंक करेगा। ठीक है, ये सभी उसके फंक्शंस हो गए। बात करते हैं डेफिशिएंसी की, तो शॉर्ट इंटरनोड्स या रोजेटिंग की प्रॉब्लम आती है। ये आपको चीज दिख रही है, ये रोजेटिंग हो जाती है। ठीक है। खेरा डिजीज जो कि एक डिजीज होती है, किसमें होती है, वो राइस में होती है। ठीक है, किसकी कमी से, जिंक की कमी से। लिटिल लीफ डिजीज, ये किस में होती है, कॉटन में, ये किसकी कमी से होती है, ये भी जिंक की कमी से होती है। ठीक है। टॉक्सिसिटी से क्या क्या होता है, टॉक्सिसिटी से एक तो क्लोरोसिस हो जाता है, एक रिड्यूस्ड रूट ग्रोथ, यानी कि जितनी भी रूट होती है उनकी ग्रोथ रुक जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है। अगली बात करते हैं कॉपर की, द फोटोसिंथेसिस स्पार्क। इसका फंक्शन जो है वो है एंजाइम एक्टिवेशन।
लिग्निन फॉर्मेशन और फोटोसिंथेसिस। पहला तो क्या है, एंजाइम एक्टिवेशन होता है इससे, लिग्निन फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस। और डेफिशिएंसी की बात करें तो डाइबैक ऑफ शूट्स, यानी कि एक डाइबैक हो जाता है शूट्स का, जितनी भी शूट्स होती है वो मुरझा जाती है, ठीक है। लीफ कर्लिंग, ये जो लीफ आपको दिख रही है ये कर्ल हो जाती है ऐसे, मतलब कि बिल्कुल कर्ल टाइप की ऐसे मुड़ी हुई हो जाती है, ठीक है। पुअर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग कैसी हो जाती है, बहुत कमजोर, यानी कि कम होती है फ्लावरिंग। टॉक्सिसिटी से क्या होता है, रेड्यूस्ड रूट ग्रोथ, यानी कि रूट ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। और लीफ क्लोरोसिस इसकी टॉक्सिसिटी शो करती है। अगली बात करते हैं क्लोरीन द वाटर बैलेंसर। फंक्शन इसका क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस करता है ये, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, और स्टोमेटल रेगुलेशन भी इसके मांग। डेफिशिएंसी विल्टिंग हो जाती है, ये आपको जो दिख रहा है ये पौधा, ये विल्टिंग हो रखी है पौधे में, और क्लोरोसिस हो जाता है पौधे में, ठीक है। उसकी डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी, क्लोरीन की डेफिशिएंसी से। अगली बात करते हैं टॉक्सिसिटी की। तो फर्स्ट चीज है लीफ बर्न हो जाती है, यानी कि पत्तियां झुलस जाती है, ये जो पत्तियां हैं ये झुलस चुकी है, ठीक है। और रिड्यूस्ड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। अगली बात करते हैं मोलिब्डेनम द नाइट्रोजन प्रोसेसर। फर्स्ट चीज फंक्शन, फंक्शन जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है मोलिब्डेनम, नाइट्रेट रिडक्शन करता है, ठीक है। और डेफिशिएंसी की बात करें तो विप्टेल डिजीज हो जाती है किसमें, क्लोरीफ्लावर में, जो कि किसकी कमी से होती है, मोलिब्डेनम की कमी से। फिर पुअर नोड्यूलेशन इन लेग्यूम्स, जो लेग्यूम क्रॉप्स होती है उनकी जो नोड्यूलेशन होती है, ये जो नोड्यूल्स है ये मतलब कि बहुत धीमी हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। टॉक्सिसिटी की बात करें, लीफ येलोइंग, यानी कि लीफ जो होती है वो येलो हो जाती है। फिर बेनिफिशियल एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट चीज आती है हमारी सिलिकॉन द प्रोटेक्टर, स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड प्रोवाइड्स रिजिडिटी, सप्रेसेस डिजीजेस एंड improves रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। यानी कि सिलिकॉन क्या काम करता है कि एक तो डिजीज रेजिस्टेंट के काम आता है, और जितने भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस पौधे को होते हैं उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो सिलिकॉन को क्या बोला गया है, प्रोटेक्टर। अगली बात करते हैं कोबाल्ट की। द लेग्यूम्स पार्टनर, यानी कि जितनी भी लेग्यूम क्रॉप्स होती है उनका पार्टनर किसे बोला गया है, कोबाल्ट को। एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबिया बैक्टीरिया इन लेग्यूम रूट नोड्यूल्स। जितने भी नोड्यूल क्रॉप्स होती है, यानी कि लेग्यूम क्रॉप्स होती है, उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नोड्यूल से ही होता है, और उस वह मेनली किसकी वजह से होता है, कोबाल्ट की वजह से, ठीक है। Nickel, the nitrogen finisher, a component of the urease enzyme critical for plant supplied with urea based nitrogen। यानी कि जो निकेल होता है वह यूरिया बेस्ड नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रिएंट्स का पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है। थैंक यू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।